हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एबीए आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ मैथ का सिलेबस चलाया जा रहा है और आज से नया सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें आपका जीएस क्लास शुरू कर रहे हैं। जीएस क्लास का थोड़ा सा चैप्टर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पेपर आप उठा के देखिए, संविधान से क्वेश्चन पक्का रहता ही है। अगर आपका जीएस में 20 क्वेश्चन अगर आ जाए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कोई भी चैप्टर से 20 क्वेश्चन आता है तो 5 क्वेश्चन इससे गारंटी के साथ आता है कि संविधान से 5 क्वेश्चन फिक्स रहता है कि आना ही है। ठीक, उसमें भी है संविधान में, संविधान से कुछ चैप्टर आने से मतलब है कि अगर इसमें देखा जाता है एक फंडामेंटल राइट्स होता है चैप्टर, जो हमारे लिए जितना अगर आवश्यक है पढ़ना, उससे ज़्यादा आवश्यक है हमारी ज़िंदगी में, डेली लाइफ में इसका यूज पढ़ना। इसलिए अगर इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ लेंगे या समझ लेंगे या याद कर लेंगे तो अगर कोई भी पेपर आप उठा के देखिए, एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन इससे पक्का रहता है, क्योंकि बिना इस चैप्टर से क्वेश्चन बने संविधान का क्वेश्चन नहीं बनता है किसी पेपर में। ठीक, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान समझिए और कोशिश कीजिए कि आपको यह याद हो जाए। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। संविधान का सबसे छोटा सा चैप्टर एक है फंडामेंटल राइट्स। ये दिया गया है फंडामेंटल राइट्स, ये है। इसका हिंदी में देखा जाए तो होता है मौलिक अधिकार। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन देखेंगे कि इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ में आ जाए और हिंदी वाले हिंदी में समझ में आ जाए। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए शुरू करते हैं। और हो सके तो आप पढ़ते पीरियड में सभी को याद करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना भी बोलेंगे भाषा, आप ध्यान दीजिएगा, जितना भी भाषा बोलेंगे लाइन बाय लाइन आप उसको याद कीजिएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का प्रत्येक भाषा, प्रत्येक लाइन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पूरा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, जितना बोलेंगे उतना आप बोर्ड पर ध्यान कम दीजिएगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ आप लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा क्या हम बोल रहे हैं। ठीक, चलिए इसके बारे में समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स, सबसे बड़ा बात होता है कि अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं तो जानिए संविधान होता क्या है। तो आप कंपेयर कीजिए कि जैसे अगर हम, मेरे घर के मालिक मेरे पापा है, डैडी है, जो भी है, उसी तरह मेरे देश का भी कोई एक मालिक होता है। ठीक, तो आप ऐसे समझे कि अगर इस देश का मालिक एक प्रधानमंत्री होते हैं तो उनके द्वारा एक संविधान में सरकार द्वारा बनाया जाता है नीति एक, कि आप इसी दायरे में रह के इस काम को करें। अगर आप देश में रह रहे हैं तो इसी के दायरे में रहे और काम करें। जैसा कि एक मालिक का काम होता है कि घर कैसे चलाना है, इसी तरह एक प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि देश कैसे चलाना है, क्या करे कि देश चले, क्या नहीं करे कि लोग को फ़ायदा हो, क्या नहीं करे कि लोग को घाटा हो। ठीक, समझ में आ रहा होगा। इसका हिंदी होता है मौलिक अधिकार। यह यूएसए से लिया गया है, अर्थात अमेरिका से लिया गया है। अगर हम लोग बोलते हैं यूएसए, अमेरिका, ठीक है, यह अमेरिका से लिया गया है। इसका हिंदी मौलिक अधिकार होता है। ये अब बात होता है कि ये आया क्यों चैप्टर, ये हमारे संविधान में क्यों डाला गया। तो जैसा ही अगर कोई राजनेता बनता है, कोई हमारे थ्रू सीएम बनता है, गवर्नर बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो इस चैप्टर का बनाने का मतलब होता है कि जनता को डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से कोई काम किया जाए, अधिकार दिया जाए कि उसके माध्यम से जनता को विकास हो सके और जनता के विकास के माध्यम से हमारा देश का विकास हो सके। ठीक, एक बार फिर से बोलते हैं, इस बात को आप दोहराइएगा, याद कीजिएगा क्या बोल रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा राइट दिया गया है, जनता को यह अधिकार दिया गया है कि जनता कोई काम करके अपना विकास कर सके और उस विकास से देश का विकास हो सके। ठीक, अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है तो यही अधिकार आप बोलिएगा, ऐसा ऐसा जैसे बोल दिए। ठीक, अब होता है क्या कि फंडामेंटल राइट्स ये क्या है, तो आप यूएसए से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। दूसरा बात कि इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब सोचेंगे मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो मैग्ना कार्टा एक शब्द है जो आप ब्रिटेन से लिया गया था। अगर मैग्ना कार्टा का हम नाम देते हैं यहाँ पर, एक मैग्ना कार्टा जो होता है एक ब्रिटेन में लिया गया एक शब्द है। इसका मतलब होता है कि ब्रिटेन के राजा होते थे, वो जनता को कुछ अधिकार देते थे
कि ऐसा करो, ठीक, उसी के नाम से जाना जाता है मैग्ना कार्टा। बात समझ में आ रहा होगा। फंडामेंटल राइट्स संविधान के भाग 3 पार्ट 3 में उल्लेख किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका एसएससी का पेपर बनता है कि फंडामेंटल राइट्स संविधान का किस भाग से लिया गया है, तो भाग 3 से लिया गया है। पहले ही बोल दिए हैं कि जितना भी लैंग्वेज बोलेंगे आपका क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रत्येक लैंग्वेज आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। ये आपका क्लियर। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में राजा द्वारा जनता को कुछ अधिकार दिया जाता है, उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आप समझेंगे कि अगर हमारा संविधान जब बन कर तैयार हो रहा था तो उसमें एक नाम सुने होंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उनका बहुत योगदान रहा। इसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान के आत्मा कहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, जब तक किसी व्यक्ति के नाम लिए बिना अगर पूछा जाए कि संविधान के आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो दूसरा लाइन बनता है कि दूसरा होता है प्रियम्बल, प्रस्तावना, जो भी हो, ठीक। लेकिन अगर पूछा जाए भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को कहा गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आता है कि मौलिक अधिकार कितने हैं, तो ध्यान देंगे जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो मौलिक अधिकार 7 गो थे, ठीक है। कितने थे, जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में अगर इसका बात करें तो अभी वर्तमान में 6 है। कितना है वर्तमान में, 6 है। एक इसमें नहीं दिया गया, आपका जो भी लिखा गया बताएंगे, समझाएंगे। एक इसमें आता है प्रॉपर्टी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आता है, यहाँ पर जगह नहीं है, इसको बाद में डील कर देंगे वो क्या होता है। चाहे चलिए डील करते हैं उसको क्या होता है। एक हमारे संविधान में आर्टिकल था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। ये अनुच्छेद 31 में था, आर्टिकल 31 था, इसको हटा दिया गया और इसको हटाकर 300 आर्टिकल जो होता है 300 सब क्लॉज ए में डाल दिया गया। आर्टिकल इसको 31 को हटाकर फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको 300 के ए में डाल दिया गया। और इसको गैर कानूनी, मतलब इसको कानूनी सलाहकार, कानूनी की तरह इसको मान दिया गया कि यह एक गैर कानूनी है, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है हटाने का, आप समझेंगे, बता रहे हैं, इसको ध्यान समझेंगे कि जैसा कि आपको बताएं हम कि फंडामेंटल राइट्स वैसा राइट दिया गया है जो अगर जनता को किसी तरह की कोई भी फंडामेंटल राइट्स के द्वारा अगर उसका वायलेशन होता है या कुछ उसका हनन किया जाता है तो वो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आर्टिकल 226 और 32 लेकर जा सकता है, ठीक है। चलिए पहले इसको समझाते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा पेज लगेगा समझाने में, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। आइए इसको समझते हैं। अभी जैसा कि बताया कि फंडामेंटल राइट्स वर्तमान में कितना है, 6 है, पहले था 7। एक 44वां संविधान संशोधन किया गया 4444, उसको ये हटा दिया गया। अब इस देखते हैं कि 6 कौन कौन सा है। तो पहला दिया गया है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा देता है राइट टू फ्रीडम, तीसरा दिया गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा दिया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा दिया गया है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, छठा दिया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। इसका मतलब होता है पहला दिया गया है राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है समता का अधिकार। ध्यान देंगे, आप याद करते चलेंगे इसको। राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है समता का अधिकार। 2 नंबर दिया गया राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। 3 नंबर दिया गया राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा दिया गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा दिया गया राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। छठा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी मतलब होता है संवैधानिक उपचारों के लेकर चलेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, ठीक है।
ये तो आपका हो गया सीरीज बाई 1 से लेकर 6 तक, जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट इससे आता है कि राइट टू इक्वलिटी कितना नंबर संविधान आर्टिकल में आता है। ये पहले तो क्वेश्चन बनता है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कितना है, तो आप 6 याद रखेंगे। ठीक, ये आपका 6 आपको बता दिया गया। इसमें आता है कि अगर यहाँ पर देखिए, अगर राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में आता है। 2 नंबर बात करें राइट टू फ्रीडम तो 19 से लेकर 22 तक आर्टिकल आता है। 3 नंबर आर्टिकल बात करें तो 23-24 आता है, इसमें 23-24। और 4 नंबर बात करें रीजन वाला तो 25 से लेकर 28 तक आता है इसमें आर्टिकल। कल्चर एंड एजुकेशन बात करें, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, तो आर्टिकल अनुच्छेद आता है इसमें 29-30। और कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी संवैधानिक उपचारों का अधिनियम देखें तो ये आर्टिकल आता है आपका 32। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आपका ये अधिकार दिया गया अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में इसका चर्चा करता है, अनुच्छेद या आर्टिकल जो भी कहे। ठीक, फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद की चर्चा करता है, जिसमें से 14 से ये उठा लेता है, 14 से लेता है ये, और 12 और 13 दो छोड़ता है, इसमें नहीं आता है। और ये डील करता है 32 तक। बाकी बताएंगे कि कुछ नियम संसद द्वारा भी बनाया जाता है, क्या क्या नियम बना जाता है। इससे पहले कि इसको थोड़ा हटा देते हैं समझाने के लिए। अब इसमें आता है क्या, एक आता है आर्टिकल 12 और एक आर्टिकल आता है 13, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 14 से लिखे थे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32 तक यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये 12, 13 नहीं लिखे हैं, समझाते हैं इसको क्या है। आर्टिकल 12 कहता है कि अगर कोई देश में, हमारे भारतवर्ष में कोई अगर राज्य बनता है या राज्य है, तो आपस में एक संघ बना के रहेंगे या यूनियन बना के रहेंगे, अर्थात वो एक साथ मिलकर रहेंगे। ये नहीं कि ममता बनर्जी के सरकार हो वेस्ट बंगाल में तो वो कहें कि हमको अकेला देश बनाना चाहिए, ऐसा हमारे देश में नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 कहता है कि अगर हमारे देश में जितना भी राज्य है वो एक समूह बनाकर, यूनियन बनाकर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आर्टिकल 12 हो गया। आर्टिकल 13 कहता है जुडिशियल रिव्यू होता है इसका, ये न्यायिक एक पूर्वावलोकन होता है कि जुडिशियल रिव्यू करता है ये 13 नंबर, कि कोई भी कानून अगर सरकार बना रही है और वो कानून फंडामेंटल राइट्स या ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हो, तो यह जो कानून बन रहा है वो कानून अपने आप में जीरो हो जाएगा, अर्थात शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा। ये 13 अनुच्छेद कहता है कि कोई भी कानून अगर सरकार बना रही है तो अगर वो कानून जो बन रहा है उसके कानून से अगर जनता पर कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो कानून बनते ही वो अपने आप में जीरो मान लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा ही इसको याद रखें। ये तो हो गया 12-13। अब आते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 आता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, समता का अधिकार या समानता का अधिकार। यह आर्टिकल बताता है 14 कि कोई भी व्यक्ति को समान अधिकार मिले। अगर ये देश में कोई व्यक्ति हो, गरीब अमीर किसी भी व्यक्ति हो किसी प्रकार का, तो उसको समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आर्टिकल 14 हो गया। 15 आर्टिकल आता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, रिलीजियस धर्म, अपना कोई व्यक्ति का धर्म होगा उसके अगेंस्ट में या उसका कोई विरोध नहीं कर सकता है। किसी व्यक्ति का रेस अर्थात गोरे काले का भेदभाव हमारे देश में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। तीसरा जेंडर, यहाँ पर देखा जाता है कि कोई भी काम होता है अधिकतर लड़के लोग करते हैं या कोई जेंट्स लोग करते हैं, लेडीज लोग को या गर्ल्स लोग को बहुत कम मिलता है, लेकिन ऐसा हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में दिया गया है समता का अधिकार, समानता का अधिकार, मतलब सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक,
तो ऐसा नहीं कि कोई कंपनी में अगर जेंट्स काम कर रहा है तो वो काम लेडीज नहीं कर सकते, ऐसा कोई नहीं है, वहाँ लेडीज भी काम कर सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जहाँ जेंट्स करे लेडीज भी वो काम कर सकती है। ठीक, इसके बाद है कास्ट। कोई भी व्यक्ति अपने आप में कास्ट पर नहीं जाए कि हम हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख ईसाई, ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो भी ये समता मिला है, समान अधिकार मिला है, कास्ट के आधार पर छुआछूत कोई भी नहीं रख सकते हैं अपना में, जो हम ये कास्ट के हैं वो ये कास्ट के, ऐसा हमारे देश में नहीं है। ठीक, एक आता है बर्थ प्लेस। अगर आप बाहर घूमते जाइएगा, अगर दिल्ली वगैरह मुंबई वगैरह जाइएगा घूमने, तो ऐसा वहाँ पर होता है कि किसी फैक्ट्री में कोई मजदूर काम कर रहा है तो ऐसा कहता है लोग वहाँ पर कि ये वो लड़का यूपी से आया है, ये बिहार से आया है, तो उसको थोड़ा हीन दृष्टि देखा जाता है। ऐसा नहीं माने, हमारे देश में सभी को समान अधिकार मिला गया है, तो उसका जन्म स्थान कहीं क्या हो, आदमी से मतलब है, काम से मतलब है। ठीक है, ये आर्टिकल आपका 15 के अनुसार सभी ये डील करता है। ठीक, आर्टिकल 16 करता है क्या, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी व्यक्ति को, इसका हिंदी अगर देखा जाए तो लोक नियोजन होता है, किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी अगर निकालता है कि वैकेंसी अगर सरकारी नौकरी का निकालती है तो सभी को समान अधिकार है। और ऐसा नहीं है कि वो SC ST से बिलोंग करता है और ये ऐसा बिलोंग करता है, इससे यह आर्टिकल से कोई मतलब नहीं रहता है। ध्यान देंगे, यह आर्टिकल जो दिया गया है इसको रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि सरकार अगर 1000 वैकेंसी कल निकालती है बैंक में, तो सब लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, सब लोग उसका कंपटीशन एग्ज़ाम दे सकते हैं, निकाल सकते हैं एग्ज़ाम, और पोस्ट सिलेक्शन अपना ले सकते हैं। बात सही है, लेकिन इसको रिजर्वेशन से तुलना नहीं करें, क्योंकि रिजर्वेशन एक अलग मुद्दा बनता है कि SC ST के इतना आरक्षण मिलता है, हमको इतना आरक्षण नहीं मिलता है जनरल OBC को। ठीक है, एक आता है आर्टिकल 17, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो ये आर्टिकल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ये आर्टिकल धड़ल्ले से उठा लिया जाता है। इसमें भीमराव अंबेडकर का बहुत ज़्यादा योगदान है। अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। भीमराव अंबेडकर कहे थे कि देश में जो संविधान ये बन रहा है, ये अनुच्छेद लिखा रहा है, तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि बाद में जाकर कोई छुआछूत न करे। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत लोग छुआछूत करता है ना, कि ये उससे न दिया छुआओ, उससे सही न छुआओ, तो कोई भी व्यक्ति हमारे देश में छुआछूत की भावना नहीं रख सकता है। ये आर्टिकल कौन कहता है, 17। ठीक है, एक आता है आर्टिकल 18। ये 18, 118 नहीं समझे। 18 कहता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, मतलब उपाधियों का अंत, इसका हिंदी होता है उपाधियों का अंत। का मतलब अगर आप हिस्ट्री पढ़े होइएगा थोड़ा, तो जैसे आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, मुगल काल, बादशाह, सब दिल्ली सल्तनत, ऐसा होता है कि नाम अपना गर्व से नाम रखता था लोग कि सुल्तान, ये सुल्तान फलना, बादशाह फलना, बहुत सारे नाम लिखा था कि सुल्तान फलना। मतलब कहने का मतलब उसमें टाइटल लोग लगाता था कि टाइटल की हमारा ये टाइटल होना चाहिए। ध्यान दें, ये संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपना टाइटल लगा सके, दो कंडीशन छोड़ के। कोई व्यक्ति अपना उपाधि का टाइटल नहीं लगा सकता है, वो पहले चलता था, अब देश आज़ाद हो गया तो ये टाइटल बंद हो गया। दो कंडीशन छोड़ के, दो कंडीशन में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति एकेडमी से रिलेटेड करता है, एकेडमी हो, एकेडमी में अगर होता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो शौक से लिख सकता है ER फलना चिल्ला नाम। बात समझ आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टरी की पढ़ाई करता है तो वो लिख सकता है डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर विकास कुमार, जो भी हो, ये उपाधि उसको मिल सकता है। ठीक है, लेकिन वो एकेडमी की तरफ से हो, मतलब पढ़ाई से कोई रिलेटेड हो। ठीक, एक और होता है कि अगर आप सेना के अनुसार जा रहे हैं, आर्मी के, जैसे आप आर्मी में आप नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ भी होता है मेजर रंजीत सिंह, मेजर फलना, मेजर फलना। ठीक है, तो ऐसा भी टाइटल वो लिख सकता है। ये संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में जो भी उल्लेख है सुल्तान के, मतलब जो भी पद आपको मिलता है टाइटल, वो हटा दिया गया है, दो कंडीशन छोड़ के।
एक जो पढ़ाई से रिलेटेड हो रहा है, जैसे डॉक्टर इंजीनियर वो लगा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। और जो सेना से रिलेटेड होता है, जैसे आर्मी में बनता है तो मेजर लिखता है, मेजर कर्नल जनरल जो भी बोलता है वो कोई दिक्कत नहीं है, वो लिख सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 13 और सॉरी 18 करता है। ठीक, आर्टिकल 19 आता है। आर्टिकल 19 में आता है क्या कि इसमें 6 अधिकार दिया गया है। तो ये 6 अधिकार को आर्टिकल 19 के द्वारा सभी को आर्टिकल को जो है जितना भी राइट्स दिया गया है, एज ए सिविलियन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक हो तो उसको यह अधिकार प्राप्त है। अब कौन कौन से प्राप्त अधिकार है, इसका हिंदी में देखा जाए 19 का, केवल 19 देखा जाए तो इसका मिलता है अभिव्यक्ति की आज़ादी। इंग्लिश में अगर इसको देखा जाए तो आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, दिस राइट गिव्स द 6 राइट्स ऑफ द एज ए सिविल ऑफ इंडिया इंडियंस, या कोई मतलब 6 गो अधिकार जो दिया गया है, ये 6 अधिकार पूरे इंडियंस को, भारतीयों को मिला है, लेकिन भारतीय होना चाहिए, विदेशी नहीं। ठीक, पहला में दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, स्पीच, राइट टू स्पीच, किसी भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, देश में दिया गया। इसीलिए देखते होगा आप लोग मीडिया का छूट मिला जाता है कि मीडिया कहीं भी जा सकता है और किसी से, राजनेता हो, किसी से कहीं भी सवाल वो पूछ सकता है। वो हमारा संविधान ही दे रखा है कि बोलने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, किसी व्यक्ति को मीटिंग, सभा, जैसे अगर कोई व्यक्ति अगर अकेला नहीं काम करना चाहते हैं तो चाहे तो 5 आदमी के बिटोर के एक साथ मिलकर काम कर सकता है। ठीक, चौथा दिया गया, इसमें ध्यान दीजिए, मीटिंग जो होता है ये मीटिंग करे लेकिन नॉन वायलेंस होना चाहिए, मतलब वो बिना हथियार के मीटिंग करे। बात समझ आ रहा है, इसमें हथियार नहीं आना चाहिए, एक आता है पॉइंट। तीसरा दिया गया, वो यूनियन बना सकता है, 10 व्यक्ति मिलकर एक संघ बना, अपना में एकजुट होकर एक काम कर सकता है। जैसे 2012 में केजरीवाल ने अपना पार्टी समर्थन लेके बहुत सारे समूह बनाकर एक क्या हुआ, एक सरकार बना ली है, अपना एक पार्टी बना ली है। ठीक, तो यूनियन बना सकता है, ये देश अधिकार दिया गया है। चौथा दिया गया है, कोई भी व्यक्ति देश में आवागमन घूम सकता है, कोई उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उस पर लगाव नहीं है, देश में वो कहीं आज़ादी से घूम सकता है। पांचवा दिया गया है कि वो आसानी से कहीं अपना देश में आसानी से घूम सकता है, तो वो कहीं रह भी सकता है, रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो देश में कहीं जाकर वो रह सकता है, बस सकता है। ठीक है, अब छठा उसका दिया गया ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, कोई भी व्यक्ति अगर देश में कहीं भी अगर रह रहा है तो उसको कोई बिजनेस कर सकता है, कोई व्यापार कर सकता है, उसका पेशा है, देश ने उसको अधिकार दिया है। ऐसा नहीं है कि वह, जैसे अगर कोई इंडिया, अगर कोई केरला में है तो वह यूपी में जाके अपना नहीं रह सकता, ऐसा कोई नहीं है। अगर केरला का निवासी है तो यूपी में आके भी रह सकता है, यूपी का निवासी है तो बेंगलोर में जाके रह सकता है, घर बना के रह सकता है, कोई काम बिजनेस कर सकता है। ठीक, ये आर्टिकल 19 दिया गया है। ठीक है, इसका एक याद करने का तरीका होता है, आसानी तरीका समझेंगे, क्योंकि यहाँ पढ़ रहे हैं तो कुछ आपको आसान मिलना चाहिए, एकदम मिलेगा। आर्टिकल 19 के आसान करने का तरीका क्या है, ये 6 जो है राइट दिया गया है, इसको कैसे आप याद रख सकते हैं। तो आप समझें कि अगर एक व्यक्ति को उठा लिया जाए, एक लड़का है जो सरकार के विरुद्ध काम कर रहा है, ठीक है, तो वो लोगों से कहता फिर रहा है कि सरकार ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, याद करने के लिए बता रहे हैं, जस्ट लाइक जोक। सरकार के खिलाफ वो बोलना शुरू किया एक लड़का, कौन, एक लड़का, जस्ट लाइक इसको हम जोक मान के बना रहे हैं कि आपको याद रहना चाहिए। एक लड़का है सरकार के खिलाफ बोल रहा है कि सरकार ऐसा है, वैसा है, वैसा है। ठीक, फिर भी उसकी आवाज़ सरकार के तक नहीं पहुंच पाती है। उसके बाद 2-4-10 जो सभा होता है, लड़के मिलते हैं, 5-10 लड़के को और बुलाता है और बोलता है कि सरकार ऐसा है, वैसा है, सरकार ऐसा है, तो वह सभा कर सकता है। तीसरा कि वह यूनियन बना सकता है, मतलब अगर 100, 200, 500 लोग जितना भी मिले
वो एक साथ बिटोर को उसको भी समझाया कि सरकार ऐसा कर रहा है, सरकार ये काम नहीं कर रहा है, वो नहीं काम कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, तो सभा समूह बिटोर सकता है। ठीक है। 5 नंबर, उसके बाद भी सरकार के पास उसका आवाज़ नहीं पहुंची तो क्या किया, वो आवागमन शुरू किया, देश का भ्रमण शुरू किया, देश में घूमना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर भी उसका आवाज़ नहीं सरकार के पास पहुंचता है, तो जब देश में जब घूमना शुरू कर दिया तो उसके रहने के लिए भी कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो एक जगह जाकर वो आश्रित हो गया, वहाँ पर जाकर सेटल हो गया, रह गया वहाँ पर। अब कोई व्यक्ति कहीं रहता है तो पापी पेट के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो जाकर वो अपना एक बिजनेस किया और सोच लिया कि सरकार से कुछ नहीं होने वाला है, तो हार पाच के जाकर वो अपना बिजनेस किया, काम किया और अपना ज़िंदगी अच्छा से निकाल पाया। ठीक है। यह आपको याद करने के लिए एक तरीका है, आप इसको याद कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप 19 तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है। अगले बढ़े 20 की ओर। ये 19 तक आपको उम्मीद है कि याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ होगा तो एक दो बार और वीडियो को पॉज करके देखिए, उम्मीद है कि एक दो बार में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल आता है 20। आर्टिकल 20 कहता है रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर, यहाँ ऑफेंस था मिटा दिए। इसके मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दिया, ध्यान से समझेंगे, अगर कोई व्यक्ति अपराध किया तो उसको भी ऐसा राइट्स मिला है कि हम अपना अपराध से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, देश में बहुत ज़्यादा अधिकार आपको दिया गया, उतना अगर जान जाए। ये वीडियो, ये फंडामेंटल राइट्स, ये ना कि आप नौकरी करने वाले स्टूडेंट पढ़े, बाकी देश के 130 करोड़ देशवासियों को जानना चाहिए कि हमको कौन कौन सा अधिकार मिला है। ठीक। तो अगर कोई व्यक्ति कोई कांड कर दिया गया, चोरी किया, तो उसको भी अधिकार दिया गया है बचने का उपाय क्या क्या तरीका है। इसके अनुसार 3 गो राइट्स दिया गया है, वो 3 गो तरीका से बच सकता है। क्या क्या बच सकता है। पहला कि जब वो व्यक्ति अपराध किया उस समय जो कानून उसके लिए बना था उसी कानून के अनुसार उसको दंड दिया जाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति 2018 में चोरी करता है, क्या करता है, चोरी करता है, और ये चोरी के लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी सरकार ने निर्णय किया होगा कि इस चोरी के लिए 2 मंथ की सज़ा होगी। कितने मंथ, 2 मंथ की सज़ा होगी। तो ऐसा नहीं है कि 2021 में काम किया तो उसके लिए नियम बदल जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है। अगर 2018 में वो व्यक्ति चोरी किया तो उस व्यक्ति के लिए 2 मंथ की सज़ा है। 2 मंथ के बाद सज़ा काट के वह घर वापस आ सकता है। 1 नंबर ये आपका हो गया। ठीक है, बात समझ में आया। अगर कोई व्यक्ति चोरी किया या अपराध किया तो उसको फोर्स हम नहीं कर सकते हैं। 2 नंबर देता है कि उसको जबरन हम नहीं कर सकते हैं, तुम अपना कबूल कर कि हम चोरी किए हैं। जबरन मतलब ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते हैं कि तुम कबूल करो कि हम चोरी किए हैं, कबूल करो कि चोरी किए हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं। पुलिस हो या कोई भी हो, ये अधिकार भी हमको देता है। ये बात समझ में आ रहा है। तीसरा अधिकार देता है हमारा, ये 20 के अनुसार चल रहा है सब। तीसरा अधिकार दिया गया है कि एक व्यक्ति को अगर चोरी एक बार किया तो उसको एक ही बार सज़ा मिल सकता है। ऐसा नहीं कि गांव में चोरी हुआ तो पकड़ के उसी को लाए कि यही चोरी किया होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो एक व्यक्ति एक बार चोरी किया तो उसको एक ही सज़ा मिल सकता है। बात समझ आ रहा है। तो एक काम के लिए एक ही उसको सज़ा मिलेगा, दूसरा सज़ा नहीं मिलेगा। गांव में होता क्या है, अगर आप थाना वगैरह जाएंगे तो पुलिस वुलिस कुछ पहचानता है सर कि ये फलना चोरी करता है, तो चोरी करता है क्या, तो उसी काम होगा, वही चोरी किया, दूसरा कोई चोरी नहीं करता है। ऐसा नहीं है, जो चोरी किया उसको आप पकड़े और उसको आप उठाकर जेल ले जाएं। ठीक है, ये 20 के अनुसार चला, याद हो गया होगा। अब आता है आर्टिकल 21। ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अगर ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा रोल निभाता है ये आर्टिकल।
इसमें दिया गया है राइट टू प्राइवेसी या राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। कोई व्यक्ति है तो उसको जीने का पूरा हक है कि वह आसानी से जी सके, आराम से रह सके। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करता है, कुछ प्रावधान इसमें कर दिए गए हैं कि नया पर जाके कि इसी आर्टिकल को एक बेस बनाकर इसमें डाल दिया गया है कि एक व्यक्ति को जितना जीने का अधिकार है उसको स्वस्थ रहने का भी क्या अधिकार है, एक व्यक्ति को स्वच्छ पानी पीने का भी अधिकार है, एक व्यक्ति को स्वच्छ इन्वायरमेंट पर्यावरण में रहने का अधिकार है। मतलब पूरा अधिकार जितना भी है सब डाल दिया गया इसी में अधिकतर अधिकार। इसका देखते हैं कि राइट टू प्राइवेसी है, मतलब उसको प्राइवेसी भी चाहिए, जीने का अधिकार है, लेकिन निजता का भी अधिकार भी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर फ़ोन चला रहा है, स्मार्टफोन चला रहा है, तो उसको अधिकार है कि उसमें प्राइवेसी रख सकता है, सीक्रेट रख सकता है, उसको दूसरे का छूने का हक उसको नहीं है। ये भी अधिकार इसमें आर्टिकल 21 में दिया गया है। जीने का अधिकार दिया गया है। और सेपरेट जेल, कोई भी व्यक्ति को सेपरेट जेल में आप नहीं रख सकते हैं, यह अधिकार हमारा आर्टिकल 21 देता है। जैसे आप फिर कुछ दिन पहले आप देखे होइएगा निर्भया कांड था, जो उसमें दोषी कुछ पकड़ाए थे, ठीक है। ऐसा आप नहीं है कि किसी भी व्यक्ति कोई कांड किया तो उसको आप सेपरेट पर्सनल जेल में बना के रखें, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ है कि पर्सनल जेल में रहता है, वो इससे मतलब नहीं है, ठीक। इसको कहने का मतलब कि आप सेपरेट जेल में किसी व्यक्ति को बंद करके नहीं रह सकते हैं। हैंडकफ, आप किसी व्यक्ति को जब तक उसका प्रूफ नहीं हो जाए कि ये काम वो किया है, तब तक उसको आप हैंडकफ नहीं बना सकते हैं। हथकड़ी समझते हैं ना, हथकड़ी लगाता है, वो हथकड़ी जब ही लग सकता है उसको व्यक्ति को जब वो उसका दोष सिद्ध हो गया होगा कि ये लड़का इस कांड को किया है, तभी वो उसको हथकड़ी पहना सकते हैं। अदरवाइज आप देखते हुए कहीं शहर में घूमते होंगे तो कोई चोर पकड़ाया, बदमाश पकड़ाया, तो उसको रस्म में हाथ बांध कर लाया जाता है, आप देखे होंगे बहुत सारे। या आप फिल्म इंडस्ट्री में देखे होंगे कि कोई व्यक्ति को तुरंत हथकड़ी लगा के लेके चला जाता है, जबकि वो गलत है। उसको नहीं से बताना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार नहीं दिया गया है। क्योंकि जब तक वो व्यक्ति को ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि वो चोरी किया, डकैत किया, बदमाश है, तब तक उसके हाथ में हथकड़ी हम नहीं डाल सकते हैं। बात समझ आ रहा है? ये आर्टिकल 21 कहता है। लेट हैंगिंग, अगर किसी व्यक्ति को, आप जानते हैं फांसी की सज़ा होती है, आप तो पढ़े होइएगा, किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा होती है तो उसको जो टाइम दिया गया है, टाइम के एक्स्ट्रा समय पर नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को दिया गया है 3:45 पर उसका फांसी की सज़ा हो जाएगी सुबह में, तो 3:45 में ही होगा उसका सज़ा, 3:46 नहीं हो सकता है। अगर जैसे 3:46 हो जाएगा तो वो फांसी की सज़ा आगे एक्सटेंड हो जाएगी, अर्थात आगे टल जाएगी। बात समझ आ रहा है? किसी व्यक्ति को फॉरेन घूमने का, विदेश में घूमने का अधिकार है, ये भी आर्टिकल 21 देता है। किसी व्यक्ति को सोने का पूरा अधिकार दिया गया, ये इम्पोर्टेंट है आपको। अब कुछ सारे सोच रहे होंगे स्टूडेंट कि हमको पूरा अधिकार है कि 24 घंटा के 24 घंटा सो जाए, तो आप भी समझ सकते हैं कि एक पापी पेट है, उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कुछ कंपनी में गए और जाकर सो गए कि आपको ड्यूटी करना है, तो जाकर सो गए, तो ऐसा वहाँ कंपनी वाला क्या करेगा, एमडी कहेगा कि चल बाबू निकल यहाँ से तू, तो कहेगा नहीं मेरा तो अधिकार मिला गया, क्योंकि मौलिक अधिकार उसको मिला है सोने का, तो वो भी कहेगा कि मेरा अधिकार मिलेगा, तुम्हें पैसा काट ले लेंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आप ड्यूटी करेंगे तो ड्यूटी कीजिए। सोने का अधिकार एकदम आपको मिला है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सोए हैं तो बगल वाला कोई डीजे बजा रहा है तो आप उसको मना कर सकते हैं। इसलिए सरकार ने नियम बना दिया है कि रात में 10 बजे से बाद आप कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, हल्ला उड्डूम नहीं कर सकते हैं, ठीक। जैसे बताया तो स्वच्छ इन्वायरमेंट लेने का अधिकार आपको आर्टिकल 21 द्वारा दिया जाता है। स्वच्छ पानी पीने का अधिकार बता दिए। आपको यह भी अधिकार देता है आर्टिकल 21, जो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, बिजली प्राप्त करने का अधिकार आर्टिकल 21 ही देता है। अगर
किसी भारतवर्ष में कहीं गांव में किसी एरिया में अगर बिजली नहीं गया होगा तो ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन वहाँ की जनता को ये पता होना चाहिए कि बिजली लेना हमारा फंडामेंटल राइट्स में दिया गया, ये अधिकार है हमको लेना कि हम ले सकते हैं। बात समझ आ रहा है? रेस्पेक्ट टू वुमेन, किसी महिला को आप बिहेव रिस्पेक्ट से बात करने का अधिकार फंडामेंटल राइट्स में दिया गया आपको। जैसे किसी महिला से आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मार्केट गए, आप कुछ कहे कि जे किसी गर्ल से कहा कि नंबर दे दीजिए, ऐसा नहीं है। आप उसको आपका बिहेव उसको करना चाहिए कि उसका बिहेव हो सके, नहीं तो ऐसा होगा कल होके आएगा कि अगर किसी औरत को महिला को किसी मिला है क्या कि खाना बनाने का अधिकार, तो वो खाना बना रहा है, तो कल होके जेंट्स को अपना हस्बैंड को कहेगा कि नहीं तुमको अधिकार है खाना बनाओ, ठीक है? ऐसा अधिकार नहीं। आप महिला से रिस्पेक्ट से बात कर सकते हैं, यह अधिकार कौन दिया गया? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? ये किसी भी अधिकार, कितना भी अधिकार जितना भी पढ़ा है, इस किसी भी का वायलेशन आपको होता है, अगर हनन कोई कर रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप आर्टिकल 32 लेकर, और हाई कोर्ट आप जा सकते हैं आर्टिकल 226 लेकर। मान लीजिए आप मार्केट गए घूमने और कोई घींच के मारा एक चाटी साफ कि आपका गाल पूरा रसगुल्ला की तरह लाल हो जाए, ठीक है? तो वो बेचारा क्या कहेगा कि हमको तो अधिकार मिला है मारने का अधिकार, तो मार सकते हैं। तो वो भी कहेगा क्या कि इसके बाद एक आता है, जैसे पढ़ाए थे हम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो उसके अगेंस्ट वो रिट जारी कर देगा कि हमको ये लड़का हमको मारा है, ठीक है? तो ये आप सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई व्यक्ति आपको मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये आपको संविधान अधिकार दिया गया है कि आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं आप, किसी को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं। ये आर्टिकल हो गया 21 हो गया। एक आता है आर्टिकल 21 का क या 21 के ए में, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया गया है एक संविधान संशोधन किया गया, 86वें संविधान संशोधन, ये 2002 में किया गया होगा, ठीक है? 2002 में शायद किया गया। यह अधिकार दिया गया आपको 21A के तहत कि किसी भी बच्चे को, जैसे 6 से 14 वर्ष होता है ना पढ़ने के लिए, तो आर्टिकल 21 कहता है कि सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा, मुफ्त शिक्षा देने को अधिकार दिया गया फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल 21 के क में ये लिखा गया। ये संशोधन किया गया, 86वें संविधान संशोधन किया गया 2002 के बाद, ये लागू हो गया, ठीक? अब आता है आर्टिकल 21 हो गया। अब आता है आर्टिकल 22, ठीक है? ये 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 22 कहता है आपको कि अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दिया तो उसको क्या करेंगे? पुलिस जाएंगे अरेस्ट करने। सॉरी, इसको ही मिटा दीजिए। आर्टिकल 22 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध ये कर दिया तो उसको पुलिस जाएंगे पकड़ने, जाएंगे। तो आर्टिकल 22 का जो है, इसमें भी 3 प्रावधान निकलता है, 1 2 3। ऐसा नहीं है, आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि अगर पुलिस गांव में चल जाए किसी को पकड़ने तो लोग समझ लेंगे क्या, अगर पुलिस वेरिफिकेशन भी जाता है तो लोग समझे जरूर कुछ ना कुछ वो किया होगा, या तो मारा होगा, चोरी किया होगा, कुछ ना कुछ लोग को मन में भय है। ऐसा नहीं है, इसलिए बोले कि ये 130 करोड़ देशवासियों को जानना चाहिए कि हमको कौन सा अधिकार कहाँ मिला गया, किससे किस तरह से बतिया सके, बोल सके, ठीक है? इसमें भी अधिकार दिया गया 22 के 1 में, अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दिया गया उसके द्वारा तो कल होके पुलिस उसको गया अरेस्ट करने, तो पहला वो प्रावधान उसके पास है कि वो पूछ सकता है, वो व्यक्ति जिसको पकड़ने गया है पुलिस, वो पूछ सकता है कि हमको किस जुर्म में आप पकड़ने आए हैं। वो अपना जुर्म पूछ सकता है कि हम क्या किए हैं। बात समझ आ रहा है?
उस देखिए उसमें ही बचने का उससे उपाय है, लेकिन ये लोग जानेगा तब। वो पूछने का अधिकार है कि हम क्या किए हैं। सपोज कि वो कुछ किया होगा तो अब पुलिस उसको पकड़ने चला। दूसरा प्रावधान दिया गया है कि अगर वो मान लीजिए कोई कांड कर दिया तो वो पुलिस उसको अरेस्ट किया, तो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया उस व्यक्ति को पूरा हक मिलता है सरकार द्वारा कि अपने मनपसंद कोई वकील चुन सके और वो वकील से राय ले सके। उसी समय जब वो पकड़ने गया तब वो राय ले सके कि हमसे ये गलती हो गया तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम इससे छूट पाए या इससे हम अलग निकल पाए। बात समझ में आ रहा है? तो 2 को प्रावधान हो गया। तीसरा प्रावधान दिया गया, अगर कोई व्यक्ति पुलिस अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया तो ऐसा नहीं वो पकड़ के ले जाए, तो 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना पड़ेगा। अगर वो पुलिस नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटा के अंदर नहीं पेश करता है तो उसको 3 महीना के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। बात समझ में आया? लेकिन ये ध्यान देंगे 24 घंटा इसमें एक आता है कि टाइम आवागमन का समय छोड़कर, कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से पकड़ा, मान लीजिए बहुत दूर से पकड़ा, बहुत दूर से ले जाना है, तो आवागमन का समय छोड़ दिया जाएगा। पकड़ के ले जाया गया उसके बाद उसको जोड़ाएगा, उसके 24 घंटा के अंदर उसको नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। बात समझ में आ गया? ये आर्टिकल 22 के अनुसार दिया गया है। अब ये समझ सकते हैं कि आपको मौलिक अधिकार कितना आपको फायदेमंद की ओर समझ में आ रहा होगा। एक आर्टिकल आता है 23। आर्टिकल 23 कहता है कि यहाँ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर दिया गया है कि किसी व्यक्ति को आप जबरन काम, ज़बरदस्ती काम या गुलामी या बंधुआ मजदूरी की तरह काम नहीं करा सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति देखते हैं कि गांव देहात में चलता है कि अगर उसको 300 रुपया दे दिए हम तो कहे चल बेटा तू ये काम कर, अगर वो काम अगर कर लिया तो मालिक कहेंगे कि ए तू क्या कर रहा है, तू खड़ा क्यों है, चल अब ये काम कर। ऐसा नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में उसको भी इतना ही अधिकार दिया गया कि जो काम करे वो काम कर रहा है और काम ये ख़त्म कर लेता है वो घर जा सकता है। बात समझ आ रहा है? लेकिन क्या ऐसा फॉलो होता है? बिल्कुल नहीं होता है कि एक काम इससे हुआ नहीं तो दूसरा बता देगा कि अगला काम तुमको रेडी है कि वो काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बंधुआ मजदूरी की तरह गुलामी उससे नहीं करा सकते हैं। बात समझ आ रहा होगा? ये दिया गया आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी लड़के का उम्र 14 वर्ष से कम का हो, किसी बच्चे का उम्र 14 वर्ष से कम के हो तो उसके आप फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते हैं। ये आर्टिकल 24 कहता है। ये 24 याद रखिएगा कन्फ्यूजन के लिए, ये भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो आर्टिकल 24 कहता है कि 0 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को आप किसी फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते हैं। इसमें कुछ और सवाल बनता है क्या कि कोई कहता है कि 14 वर्ष के बच्चे को काम नहीं करा सकते हैं तो मेरा भरण पोषण कैसे चलेगा। तो या कहता है क्या कि जे इसका उम्र काम करने लायक नहीं है, काम तो काम इससे क्यों करा रहे हैं। तो आप समझें, आप पढ़ रहे हैं इसको आप समझ सकते हैं कि 14 वर्ष के लड़के को उतना मैच्योरिटी नहीं है जितना कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति को, मतलब उसके एमडी को है। और किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम कराना होगा तो ये बच्चे को तो उतना सोच नहीं है कि जब हम 14 वर्ष के हैं तो काम नहीं कर सकता। उसको लगता है कि हम तो पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कंपनी के जो मालिक होते हैं उसको तो पता है कि ये अभी बच्चा है, उसके अनुसार तो दिखाई देता है ना कि ये बच्चा है, इससे काम कराना अभी जुल्म है। नहीं तो तुरंत आपको एक लगता है 1976 का एक लगता है क्या, बाल श्रम एक्ट। बाल श्रम एक्ट लग जाएगा और फैक्ट्री पर आप कार्रवाई हो जाएगा कि आप 14 वर्ष के तक के लड़के को काम क्यों करा रहे हैं। तो इसमें समझदारी की बात है। तो फंडामेंटल राइट्स आपका 24 आर्टिकल तक हुआ। उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरह समझ में आया होगा। जितना तोड़ के हुआ उतना तोड़ के समझाए। अगर कोई इसमें बाकी रहा होगा तो कल उसको आगे डील करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक।
तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपने परिवार को समझाएं कि हमको इतना अधिकार मिला है, तो आपको किसी से डरने का कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको अधिकार मिलेगा तो उसका दुरुपयोग भी करें, ऐसा भी नहीं है। जितना अधिकार है उतने के दायरे में रहें, काम करें। आप पढ़ रहे हैं तो हो सके आपका परिवार फैमिली वाले नहीं पढ़े हों, उसको समझाएं कि हमको इतना अधिकार मिला गया, आपसे किसी डरने का कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इसका नेक्स्ट स्लाइड कल लेके आएंगे और जितना इससे छूटा होगा उसको ज़रूर उसमें जाके क्लियर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।